तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास। इसको हम प्यार से फॉर्म बोले। अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी हो तो सीजी, फॉर्म और सीजी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोस्टली सेम ही चीजें होती हैं, बट नॉट ऑलवेज। फॉर्म डज नॉट इंसाइड विद सीजी ऑलवेज। हमेशा ये दोनों सेम चीजें नहीं होती। हमेशा ये दोनों सेम चीजें नहीं होती। होता है कभी कभी फर्क, जहाँ जी, भाई जी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर एक बहुत भारी सा पहाड़ है, माउंटेन है, तो उसके अलग अलग पॉइंट पे जी अलग अलग, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो फिर जी का सेंटर तो कहीं और ही आएगा। तो कॉम और सी जी एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, पर हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें कॉम और सी जी को हम सेम मान सकते हैं। और जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती है, इनकी जो सिमेट्रिकल बॉडीज लाइज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। अगर सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, इट लाइज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। अगर रिंग की बात करें तो रिंग में ये फॉर्म जो होता है, बॉडी के बाहर लाया करता है। बॉडी के पार्टिकल्स तो यही है ना। रिंग एक ऐसा केस है जहाँ फॉर्म लाइज आउटसाइड द बॉडी पार्टिकल्स। ये सब भी ऐसे बहुत काम की बातें होती तो नहीं है। पर ये ध्यान रखिएगा, कॉम हमारे केस में, हमारे सिलेबस में बहुत आलतू फालतू कॉम नहीं है। जैसे कौन मोन और बहुत सारी चीजें जो नीट पे कोचिंग में पढ़ाई जाती हैं, वे नीट के सिलेबस में नहीं है। पहले तो मैं पढ़ रहा हूँ, चलिए, पोजीशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये ओरिजिन है, यहाँ एक मास m1 है और यहाँ एक मास m2 है। ये इसका वेक्टर r1 है, ये इसका वेक्टर r2। फॉर्म लाइज along the line joining two point masses। अगर दो ही मास का सवाल हो, अगर दो ही मासेस का सवाल हो तो फॉर्म जरूर इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही कहीं लाया करेगा, ये काम की बात है। और यहाँ फॉर्म आता है, ये इसका आर फॉर्म है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। जो आर फॉर्म है, इसका फॉर्मूला है m1 वेक्टर r प्लस m2 वेक्टर r अपॉन m1 प्लस। डिनोमिनेटर में तो ज्यादातर फिजिक्स के फॉर्मुलों में अपॉन m1 प्लस m2 ही आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आई जे के इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। आई जे के टर्म्स में ये भी दे देंगे, आई जे के टर्म्स में ये भी दे देंगे, और आई जे के को देखते ही आप घबरा जाते हैं। बहुत ज्यादा आसान सवाल है, इसे जरूर करना चाहिए। ये ज्यादा टाइम खाता भी नहीं है, सिर्फ दिखने में कठिन होता है, क्योंकि आई जे के नोटेशन में वेक्टर r1 और वेक्टर r2 दिए जाते हैं। इनके न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल क्लियरली आइडेंटिफाई ओरिजिन। ओरिजिन का या तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में होता है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं होता तो कई बार ऑप्शंस में दिया रहता है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जो ओरिजिन कहाँ है, ये प्रॉब्लम रहती है। फॉर्मूले तो इसके बहुत छोटे, ये एक्चुअली कॉम का चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटे फॉर्मूले हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बहुत, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, स्कोरिंग भी बहुत, बहुत लेंथी न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं इसके। एक आध टाइप, एक आध न्यूमेरिकल्स का लेंथी बनता है, बाकी ज्यादातर लेंथी नहीं बनते हैं। प्रॉब्लम बस मेनली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ओरिजिन का
और मैं सीधे से बात कर रहा हूँ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम मतलब इनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों के दिए हुए। तो जो एक्स कॉम आएगा वो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और जो वाई कॉम आएगा वो इसी तरह आएगा समेशन ऑफ my अपॉन समेशन ऑफ m। तो वाई के प्रोडक्ट का समेशन इसको वेटेड एक्स निकाल रहा हूँ तो एक्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स। कभी कभी ये बात पढ़ाना भी अच्छी लग रही है, सही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स एंड वाई इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये वो चैप्टर है जो बहुत जल्दी में आप सीख सकते हो। अगर यहाँ पर एक m1 x ये पार्टिकल होता है इसके x1 y1 होते हैं। यहाँ एक पार्टिकल होता है इसका x2 y2 होता है। तो कौन तो यही लाया करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये x1 क्योंकि y एक्सिस दिया है ना। और ये जो डिस्टेंस है वो x2 है। फिर ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y2 और ये x एक्सिस है यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y1। x1 y1 में ही तो गलती डिसीजन आपको वही मतलब तो आपको बोलना नहीं है। m2 तो आपको बोलना नहीं है। x1 y1 में थोड़ी सी गलती हो सकती है बिकॉज यहाँ पे थोड़ी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व। m1 m2 में आप गलती नहीं करेंगे। x1 x2 में शायद गलती कर सकते हैं हालांकि चांसेस बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मेरे को पूरा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन निकालना एक्स कॉम निकालना कोऑर्डिनेट्स खाली वो न्यूमेरिकल कहता है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालो तो वो प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे को ये सवाल लेंदी तो है क्योंकि एक तो एक्स कॉम की भी कैलकुलेशन अच्छी खासी ये कोई अपने आप में कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन थोड़ी ना तो आता है तो कैलकुलेशन तो 40 30 40 सेकंड तो यही खा जाए। पहले एक्स कॉम निकालो फिर वाई कॉम निकालो फिर पहचानो कि भाई एक्स कॉम का स्क्वायर प्लस वाई कॉम का स्क्वायर का रूट ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आएगा। ये कॉम का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ गए तो एक्स कॉम निकालो और वाई कॉम निकालो और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना मतलब ये और लेंदी सवाल जाएगा। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि सवाल पेपर में अटेम्प्ट किया जाए। कभी नहीं करूंगा। एकदम लास्ट के लिए बार बार छोड़ते जाए। आता तो है पर बाद में करेंगे। एक बार ये इंश्योर हो जाए कि पेपर में इससे छोटा और कोई सवाल बचा हुआ नहीं। फॉर्मूला सिंपल है। जैसे दो आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास किसी का एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं ना। एक आइसोबार का इतना परसेंटेज है दूसरे आइसोबार का इतना परसेंटेज है वहां भी एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही निकालते हैं। इसको वेटेड एवरेज कर रहे हैं जिसका वेट ज्यादा है। ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है ना चलो इसमें लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ फॉर्म मैं अफकोर्स पहले टू पार्टिकल सिस्टम के ही न्यूमेरिकल ज्यादा देता हूँ। हाँ फ्रॉम वन टू मास। अब ये है फ्रॉम वन ऑफ द मास। सोल्यूशन यही है लाइन ज्वाइनिंग टू masses will be mounted next to it. Line joining the two masses should be mounted to the x-axis. The mass from which the distance of form
to be calculated. Should be taken. The freezing. बहुत प्यारी लाइन है ये, खासतौर से ये लाइन, जिस मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है उस मास को ही ओरिजिन मान लो कि वो ओरिजिन पे सिचुएटेड है। इसीलिए ये देखना जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहां से निकालना है। ये एक मास है m1, ये एक मास है m2, और यहीं से डिस्टेंस निकालना है तो ये ओरिजिन, ये इनके बीच का टोटल डिस्टेंस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, C है और एक O है, और दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस दिया है। अब मेरे को डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का C एटम से निकालना है, तो मैं बोलूंगा भाई x कॉम हो जाएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ से निकालना होता, चलो अभी तो नहीं लिखता मैं, ये इससे आंसर जो x1 हो जाएगा वो आएगा m2r अपॉन m1 प्लस m। इसी तरह जो x2 आएगा वो आएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 तो r। मैंने डिवाइड कर देता हूँ तो x1 बाई x2 m2 बाई m1 आ जाएगा। कॉम डिवाइड्स the lines joining the two masses in inverse proportion of masses. Coulomb divides the line within the two masses in inverse proportion of masses. ये लाइन बड़ी काम की है। पहले मास से दूरी चाहिए ना, तो पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इंटू टोटल डिस्टेंस। जिस मास से कॉम की दूरी चाहिए पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इंटू टोटल डिस्टेंस। इसीलिए कॉम जो है वो कॉम लाइज हमेशा लाइज क्लोजर टू मोटा, भारी मास के पास आए। कॉम जो है वो हमेशा भारी मास के ज्यादा पास है। ये भारी मास है अगर, तो ये यहाँ है, ये कॉम यहाँ लाया करें। एक न्यूट्रल पॉइंट था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में आता था, ग्रेविटेशन में आता था, जब हीट इक्वेट करते थे। इक्विलिब्रियम वाली जो बात थी, न्यूट्रल पॉइंट पे ये था नन्हे के पास, छोटे चार्ज के पास आता है। ये न्यूट्रल पॉइंट है वो छोटे के पास आता है, और जो सीएम है वो क्लोजर टू मोटा। प्रदेश का सीएम भी वही बनता है जो मोटे मोटे लोगों के पास होता है। सारे मंत्री आसपास खूब मोटे होने चाहिए, मालदा, क्लोजर टू मोटा सीएम। ये बेचारा नन्ना है, गरीब है, नंगा पुंगा है, गरीब है, नन्हे के पास, ये नन्हे के पास है, ये क्लोजर टू मोटा। यही न्यूमेरिकल में देखना पड़ता है कि इसने डिस्टेंस मांगा कहाँ से। और जब हम कह रहे हैं ना कि नन्हे के पास, तो मतलब ये डिस्टेंस अगर 5 मीटर है ना, तुमको ये निकालना है ना, तो आधे से कम। अगर तुम्हें कभी भी छोटा डिस्टेंस चाहिए ना, छोटा मतलब आधे से कम, और बड़ा चाहिए ना तो मतलब आधे से ज्यादा। ऐसा लिखो, स्मॉलर मीन्स लेस देन हाफ। अगर आंसर कभी भी ऐसे तुम जुगाड़ वाले मेथड मुझे पसंद तो नहीं है, पर कई बार मैं यूज कर लेता हूँ। बेस्ट है कैलकुलेशन। और जो पैदाइशी जुगाड़ू है उनका तो दिमाग जुगाड़ पे ही जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बी नेचुरल, प्ले योर नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ ये उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल भी होता है कि छोटा मतलब आधे से कम। आंसर अगर छोटा लाना है ना, कभी भी पता है ना छोटा लाना है, तो आधे से कम।
और बड़ा लाभ, और this is ये कॉमन। इसी तरह डिस्क्रीट पार्टिकल टू पार्टिकल सिस्टम का मैंने करा दिया है, ये सवाल मेरे साथ नहीं करा रहा है। एक लिस्ट में से एक क्वेश्चन प्रूव कर दिया, ये वाले सवाल में नहीं करा रहा है, अभी तो नहीं करा रहा कम से कम। तो बेसिकली थोड़े से लेंदी तो होते हैं, हालांकि ये पर्टिकुलर एक सवाल है जो लेंदी नहीं होता, फिर भी एग्जाम हॉल में तुम्हारा ग्लूकोज तो खा जाएगा। और अब तो पानी की बोतल में भी ग्लूकोज डाल के ले जा नहीं सकते अपने घर से, पानी भी वही पिलाएंगे तुम्हें, गंगा जल। मैं ये वाली सवाल फिलहाल नहीं करा रहा। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, कई सारे पार्टिकल, कोई कहीं पढ़ा है कोई कहीं पढ़ा है, ऐसे में एक फॉर्म आता है समेशन ऑफ एटम्स अपॉन समेशन ऑफ एटम्स। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में ऐसा करते हैं हम, कई सारे पार्टिकल हैं, और असली इंपॉर्टेंट है शायद थोड़ा बहुत रिजिड बॉडी, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये इसका पूरा मास यहाँ तक भरा हुआ। हाँ, इससे अफकोर्स एक फॉर्म निकालना हो तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन कर लेते हैं अपॉन लिखना। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है इसलिए मैं अभी भी इसका न्यूमेरिकल तो नहीं करा रहा। एक आध सवाल करा सकता हूँ, आया तो है पीवाईक्यू में। इस पे 2016 में आया है एक लंबा सवाल, लंबा ही था वो तो काफी। अगर बेसिक बॉडी दी हो ना, तो जैसे वो एक सवाल देते हैं सर इसका जो लैम्बडा है, मेरा जो मास पर यूनिट लेते हैं, वो खुद ही की एक रॉड है, एक क्वेश्चन दे रहा, ये रॉड है, और रॉड का ऐसा मेरी मास ऐसा बढ़ रहा है एक्स के साथ, यहाँ एक्स इक्वल टू 0 है, एक रॉड है लेंथ एल की। तो भाई अगर मैं इसका एक्स निकालूंगा, एक्स फॉर्म निकालूंगा, तो इंटीग्रेशन बाय जीएम, जीएम को तो खुद ही लिख रहा है एक्स, एक्स जीएम। मुझे डीएम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, डीएम हो जाएगा, डीएम ने यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे, ठीक है, सेक्शन जिसकी डीएक्स है उसका मास, तो डीएम जो हो जाएगा वो लैम्बडा डीएक्स, लैम्बडा की एक्स, एक्स डीएक्स का ऐसा है। उसे लैम्बडा दिया था, भाई इसका जो मास आएगा वो मास पर यूनिट लेंथ है जो इस क्वेश्चन की लेंथ आएगा, और मास पर यूनिट लेंथ उससे दिया था के एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, 0 से एल तक जो आंसर आना होगा आ जाएगा। इंटीग्रेशन में फाइनली कोई एक टर्म बचना तो चाहिए किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है। अगर अंदर एक्स है तो यहाँ डी एक्स आना चाहिए, अगर अंदर टी है तो यहाँ डी टी आना चाहिए, अगर यहाँ जेड है तो थीटा है तो यहाँ डी थीटा आना चाहिए। फिर मैं इसके आगे इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ लैम्बडा अगर लिखना सीख जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में करते ही ना, वो बोलता है गॉस, गॉस सरफेस के अंदर ऐसा चाप एनक्लोज है, और देखते हैं इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ टू लेंथ एनक्लोज्ड। तो वैसे ही कुछ हमने किया है, डीएम है लैम्बडा इंटू डीएक्स। तो इंटीग्रेशन वाले सवाल फिलहाल मैं और नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने 2016 में जब आया है तब तो लिमिट्स ऐसी गंदी दी हैं कि वो एक्सप्रेशन भी लंबी आ रहा है और थोड़ा टाइम तो खा रहा है, थोड़ा टाइम तो खा रहा है। सवाल तो बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन वैसे ही अपने आप में एक बहुत ही ईजी मैथमेटिकल प्रोसेस है। अगर मुझे सिर्फ इतना ही अप्लाई करना, इंटीग्रेशन सिर्फ इतना ही अप्लाई करना, तो प्रोसेस प्योरली मैकेनिकल, ऐसे ही कुछ डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सा थोड़ी सी लिमिट की आ जाती है, बस इतना ही है। तो ऐसे वाले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर होंगे हम तो कुछ कर लेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो अब मैं इसके बाद पहली बात तो तुम्हें ये कहता हूँ, R1 बाय R2 इसी को M2 बाय M1। तो इससे क्या आ रहा है, M1 R1 तो M2 R2, इससे तब क्या अबाउट फॉर्म, जो मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग रहता है,
और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का महामंत्र है। मुझे कुछ दिमाग में नहीं आएगा और ये पता लगेगा कौन का सवाल है तो मैं एक बार ही जरूर ट्राई करूंगा। तो वो ये भी कहता है समेशन ऑफ एम आर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ले आऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा ना। मास तो वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है। समेशन ऑफ, इसको बोलता है मोमेंट ऑफ मास, सम ऑफ मास। आर से मल्टीप्लाई करने को मोमेंट लेना चाहिए। सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास इज अबाउट 0। ये स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में भी हर कोई सा स्टेटमेंट नहीं आ जाता पेपर। Sum of moments of mass is about form is 0. This is a beautiful statement और एग्जाम में फंसने लायक है। सीसॉ वगैरह में भी यही कॉन्सेप्ट काम होता है। सीसॉ यहाँ एम वाला बच्चा बैठा है या एस वाला बच्चा बैठा है, या R1 है और अगर R2 है तो एक्चुअली ये होगा M1 G R1 या M2 G R2। इससे टॉर्क होगी, टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमाना चाहेगा। ये इसका मास है M1G और टॉर्क एक अलग से और एक बार रिवाइज कर लेंगे। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये इधर झुलाना चाहेगा, ये इधर झुलाना चाहेगा। तो अगर इसका ये जी काट दो, जी काट दो, तो क्योंकि क्योंकि इसका M1 R1 इसका M2 R2 के बराबर है, इस पॉइंट के अबाउट, इसलिए इस पॉइंट के अबाउट पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। मोमेंट्स ऑफ मासेस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर सेंटर ऑफ मास पे किसी बॉडी को सपोर्ट कर दो तो बॉडी वो इक्विलिब्रियम में रह सकती है। ऐसा लिखो, इफ अ बॉडी is supported at its core, a body is supported at its core, it can remain, it can remain in translatory equilibrium. It can remain in translatory equilibrium. और एक लाइन जो कहीं आगे पढ़ेंगे वो भी यही है, वो ये है कि अगर कॉम पे हमें, अगर हम किसी सिस्टम पे फोर्स लगाते हैं ना, तो जो कॉम एक्सटर्नल फोर्स, तो जो कॉम का मोशन होता है वो हमेशा ट्रांसलेटरी होता है। एक लाइन स्ट्रेट लाइन ये लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन, कि मोशन ऑफ कॉम ऑलवेज टेक्स प्लेस इज ऑलवेज ट्रांसलेटरी। कॉम का जो मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते उसे। चाहे पोजीशन के चेंज होने को ट्रांसलेशन कहते हैं, पोजीशन कर्व पाथ के अलावा भी चेंज हो सकती है। ये बारीकियां भी करेंगे तो और कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं कहा, ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेशन ऐसे भी होता है, जगह चेंज होने को ट्रांसलेशन कहते हैं। कॉम पे सपोर्ट कर दो तो सिस्टम में ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, और अदरवाइज कॉम में केवल ट्रांसलेटरी मोशन ही हो सकता है। मतलब ब्रैकेट में लीजिए, रोटेटरी मोशन इज नॉट पॉसिबल इन कॉम। रोटेटरी मोशन जो है वो कॉम में पॉसिबल नहीं। हाँ, इसके बाद में डायरेक्टली बहुत सुंदर फॉर्मूले लिखना शुरू करना, पावरफुल फॉर्मूले में ये। कभी एक पार्टिकल अपनी जगह से कितना हिला और दूसरा पार्टिकल इतना हिला, तो कॉम अपनी जगह से कितना हिले। ये डेल्टा x1 दिया है, ये डेल्टा x2 दी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें अक्सर सवाल आया है, वो ये कहते हैं कि सब कॉम अपनी जगह से ना हिले कर, अगर डेल्टा एक्स एंड सी एम जीरो होना है तो तब इसको जीरो से इक्वेट कर दो, तो मैं M1 और डेल्टा x1 और M2 और डेल्टा x2 में रिलेशन निकालना है। बहुत कॉमन सवाल है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है ही, M1 x1 प्लस M2 x2 पर M1 प्लस M2, तो मैं डेल्टा के साथ भी ये यूज कर ही सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूँ तो भी कॉम ले लूँ तो जाएगा M1 वेक्टर फॉर्म में प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये भी बड़ा ही सुंदर फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और इसको मैं डेल्टा भी कॉम ले लूँ तो M1 डेल्टा भी प्लस M2 डेल्टा भी और M1 प्लस M2। चलिए अगर ए फॉर्म ले तो M1 A1 प्लस M2 A अपॉन M1 प्लस M2। भाई ये इतने जादुई फॉर्मूले, इन पे सवाल पेपर में आएगा और आपको जरूर करना है।
बहुत थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, और एक बार क्लियर हो गया तो ये शायद ज़्यादा रिविजन्स भी नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये देखना पड़ेगा आपको कि आपको इसको पेपर में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपको फिर भी इसमें पेपर में टाइम लग रहा है, ऐसा उस समय लग रहा है, तो मत कर। फॉर्मूले कम से कम याद करना बहुत ज़्यादा आसान। किसी को यदि मैं एन याद या रेस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ भाई मास तो ये तो एक्सेलरेशन होगा ना, एफ एक्सटर्नल हो जाएगा, ये तो समीशन ऑफ एवरी समीशन ऑफ ये ज़्यादा ये एफ एक्सटर्नल हो गया, सॉरी ये एफ एक्सटर्नल हो गया इक्वल टू समीशन ऑफ एवरी एक्सटर्नल इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम पूरे सिस्टम का मास, ये form, ठीक है। ये उतना ज़्यादा काम का नहीं आएगा कभी, ये ज़्यादा काम के हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए। पहली बात तो ये लिख दीजिए कि पोजीशन ऑफ फॉर्म will not change due to internal forces। ये थोड़ा रिस्की स्टेटमेंट लिखवा दिया मैंने पोजीशन वाला, ये थोड़ा रिस्की है, मैं इससे थोड़ा सुधार दूंगा, फैसला तो नहीं रहा मुझसे, पर मैं इसे थोड़ा सुधार दूंगा। इसी से ये पता लग रहा है कि तुम अगर फोर्स एक्सटर्नल लगाओगे तो कॉम में ट्रांसलेटरी मोशन होगा, एम ए आ रहा है ना, और वो लिख दीजिए इंटरनल फोर्सेज ऑलवेज कैंसिल, इंटरनल फोर्सेज ऑलवेज कैंसिल एंड नेवर कंट्रीब्यूट टू एनीथिंग इन कॉम। इंटरनल फोर्सेज तो हमेशा कैंसिल हो ही जाएंगे और कभी कुछ मदद नहीं करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि अगर पहले से कॉम रेस्ट पे है और फिर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो कॉम बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, ऐसे डैश करके लिख दो। इफ इनिशियली कॉम इज एट रेस्ट, if initially कॉम इज एट रेस्ट and external force is zero, then COM will still remain at rest. So position of COM will not change. Position of COM will not change. But if initially COM is moving, initially COM is moving with some velocity, and F external becomes zero, and F external becomes zero, then A COM is equal to zero. So delta V is zero. Of course मैं COM की बात कर रहा हूँ, डेल्टा V zero है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, so COM will continue to move with acceleration zero है तो डेल्टा V zero है, तो V constant. COM will continue to move with COM will continue to move with same constant velocity. COM will continue to move with same constant velocity. बस बात खत्म हो गई। Now position of COM will change. Now position of COM will change. मतलब इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, लिख दीजिए कंक्लूजन लिख दीजिए, भले ऊपर पूरा ना पढ़े फिर लिख दीजिए COM is fixed in space. COM is fixed in space in most of the numericals. Most of the numericals में तो हम COM की पोजीशन स्पेस में फिक्स्ड मानते हैं, but it is true only when but it's true only when the COM undergoes it is true only when the COM undergoes sorry only when the COM is initially at rest. Only when the COM is initially at rest.
भाई इसमें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं। अगर एक ट्रॉली जो है सपोज एक फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्लोर पे खड़ी और उसपे एक आदमी चलने लगा, तो आदमी आगे जाएगा और ट्रॉली पीछे है। और फॉर्म की पोजीशन दोनों की, आदमी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ट्रॉली के सेंटर की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पर दोनों का जो फॉर्म सेंटर ऑफ मास है उनकी पोजीशन विल रिमेन फिक्स्ड इन स्पेस, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है। वैसे मैथमेटाइज कर देता हूँ, पहले तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल देना चाहूंगा, फिर मैं आगे आता हूँ इस पर। पहले तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल देना चाहूंगा क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भाई ये मास M1 है और ये मास M2, और कह रहा है वही एक्वर्ड मशीन वाला कि सपोज से ऊपर जा रहा है और सपोज से नीचे आ रहा है, वही केस है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ फॉर्म, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ फॉर्म। यहाँ गलती होने की संभावना है क्योंकि आप तो शायद ये रहता माइनस एम अपॉन M1 प्लस M2 तो जी ये गलत होता है। ये कॉम का एक्सेलरेशन नहीं है, ये हर मास का एक्सेलरेशन। कॉम में तो आपको बकायदा लेना पड़ेगा M1 वेक्टर A1 प्लस M2 वेक्टर A2 में माइनस ए, तो इसे तो ए लो, इसे माइनस ए लो अपॉन M1 प्लस M2। एक ही जगह यहाँ ये बताओ, सॉल्व करके देखना। भाई M1 वेक्टर ये एक्सप्रेशन ऑफ कॉम, इसका फॉर्मूला है M1 वेक्टर A1 प्लस M2 वेक्टर A2। अगर एक पॉजिटिव डालोगे तो एक नेगेटिव डालोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो आंसर बदल जाएगा। ये आंसर तो नहीं है उसका, न्यूमेरिकल में ध्यान से देखना पड़ेगा। तुम ये डायग्राम देख के एकदम बैठ जाते हो पेपर में, ये तो जाना पहचाना है, कम से कम एक सवाल तो आता है अपने। टीचर ने इतनी बातें की, इतना ज्ञान दिया, पर चलो उसका एक क्वेश्चन तो फंसा। ऐसा लगता है पेपर में कुछ जाना पहचाना नहीं लगता, पेपर में कुछ जाना पहचाना नहीं लगता, सब नया ही लगेगा। चाहे 1 लाख न्यूमेरिकल करके आप गए, जेई दिया जिन्होंने मन फील किया ना, तो कुछ भी तो नहीं पता। भाई ये देखिए आपको अननोन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन मांगा है या कॉम का एक्सेलरेशन मांगा है, बाकी तो फिर आप संभाल लोगे। बॉडी का एक्सेलरेशन है कि कॉम का एक्सेलरेशन है, बाकी आप संभाल लोगे। चलो मैं पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पहले तो वही डिस्कशन देता हूँ, क्वेश्चन यही लिखता हूँ। ये बता रहा हूँ चलो कि हाँ, यही है। ये इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और पूरा बोल दो कि दे आर इनिशियली एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन भी पहले रेस्ट पे है और प्रोटॉन भी पहले रेस्ट पे है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस आर है। इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट पे है और प्रोटॉन भी रेस्ट पे है, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी तो पहले रेस्ट पे है। M1 V1 में V1 जीरो है, प्लस M2 V2 में V2 जीरो है, तो इनका कॉम भी पहले रेस्ट पे है और प्रोटॉन के पास आएगा सपोज ये कॉम, फिर दे आर रिलीज्ड एंड दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। आगे लिखो, दे आर रिलीज्ड एंड देन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। दे आर रिलीज्ड एंड दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन, ब्रैकेट में इंटरनल फोर्स। ये तो इंटरनल फोर्स है, तो भाई इस पे फोर्स है इसलिए ये चलेगा। ये जब यहाँ आ जाएगा और जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, और अभी भी इसका कॉम यही रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ना, तो प्रोटॉन करीब यहाँ आ जाएगा और इनका कॉम अभी भी यही रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ना, तो प्रोटॉन करीब यहाँ जितना चलेगा और इनका कॉम अभी भी वही रहेगा। इंडिपेंडेंटली इसमें एक्सेलरेशन है। इसका एस इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका ये भी, इसका भी डेल्टा एक्स वन कुछ है, इसका भी डेल्टा एक्स टू जीरो है। पर इनके डेल्टा एक्स वन और इनके डेल्टा एक्स टू इस तरह से रिलेटेड है कि फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। डेल्टा एक्स वन फाइनाइट है, डेल्टा एक्स टू फाइनाइट है, पर डेल्टा एक्स कॉम इज इक्वल टू जीरो। इसमें लिख दीजिए फिर छोटा मोटा यही, यही लिख दीजिए, बोथ मूव टुवर्ड ईच अदर, बोथ मूव टुवर्ड ईच अदर बट
the ratio of their distances, the ratio of their distances from com always remains same. वही लिख दीजिए m1 by m2 is equal to r1 by r2 by r1, कुछ ऐसा था ना, क्योंकि m into r तो कांस्टेंट है ना बाबा हमेशा, हर इंस्टेंट पे m into r कांस्टेंट है अबाउट कॉम। ये मैंने बहुत अलग प्रेजेंटेशन कर दिया इस स्टेटमेंट का। इनके डेल्टा x1 और डेल्टा x2 बराबर नहीं है, और इनका m1 by m2 हमें आज भी पता है, वो तो वही जो शुरू में जो r2 by r1 था ना, वही बाद में भी है। एनीवे खैर, ऐसे में फिर से साफ साफ लिख देते हैं, position of form in space remains fixed. Position of form in space remains fixed, and finally they will meet at, ये लाइन थोड़ा बड़ा करके लिख दीजिए, finally both the particles will meet at com. Finally दोनों particles com पे ही तो मिलेंगे। Finally both the particles will meet at com. इसलिए अगर कोई पूछता है एक पार्टिकल ने दूसरे से मिलने के पहले कितनी दूरी तय की, तो दूरी उतनी ही है जितनी उसकी उसके कॉम से पहले दूरी थी। ऐसा डैश करके लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, दोस्त 3 स्टार दे दो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, distance traveled by a particle before they meet at com, distance traveled by particle before they meet at com is equal to its initial distance from com, is equal to its initial distance from com। मिलेंगे तो हमेशा com पे ही, is equal to its initial distance from com। इसलिए अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन चाहिए, डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वह है पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। ऐसा कुछ काम का न्यूमेरिकल है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और पहले से सिस्टम रेस्ट पे था, तो मिलेंगे तो ये कॉम पे। यही कॉमन न्यूमेरिकल सामान्यतः तो यही आता है। उससे एक आदमी 30 किलो का, एक आदमी 50 किलो का है, दोनों ने स्केट्स पहने, दोनों ने स्केट्स पहने, लिखवा नहीं रहा मैं इसको, और दोनों ने एक रस्सी पकड़ के दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कहाँ मिलेंगे? कॉम पे मिलेंगे। और पूछेगा तब तक 30 किलो वाले ने कितनी दूरी तय, तो पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इनटू जो भी टोटल दूरी थी, जो उसकी पहले उसके कॉम से दूरी थी वही उससे दूरी तय थी। और एक हल्का वाला जो है ज्यादा दूरी तय करेगा, तो आधे से ज्यादा, अगर एक ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, 30 से 50 है तो 30 वाला हल्का है ना, तो कौन तो भारी वाले के पास रहेगा। तो हल्के वाले ने कितनी दूरी तय की? आधे से ज्यादा। बाकी का सॉल्व तो कर ही लेंगे। बेटर तो यही है कि सॉल्व ही करो। जुगाड़ वाले मेथड्स भी अगर बहुत टैलेंटेड हो तो तुम लगा सकते हो, क्या कोई दिक्कत नहीं। और वो ये जो ट्रेडिशनल ओल्ड वैल्यू, पुराने ओल्ड फैशन, अगर तुम लोग बंदे हो, पूरा सब्जेक्टिव की तरह पहले सॉल्व करते हो फिर ऑप्शन पे जाते हो, तो वो ही लॉन्ग रन में सेफ रहता है। खैर जुगाड़ू भी चल सकता है। यू हैव टू मैनेज बोथ। क्योंकि हो सकता है कि भाई तीनों ऑप्शन उसने दे दिए हो जो तुम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आधे से ज्यादा आएगा, ऐसे 3 ऑप्शन है सपोज, अब क्या करें? अब उसमें और फर्दर एलिमिनेट जुगाड़ करके मत करना, और इंटेलिजेंस मत बनना, फिर एकदम बेसिक से सॉल्व कर लेना। फिर उसमें और इंटेलिजेंट मत करना कि ये थोड़ा ही ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, थोड़ा बीच में देख लेते, नहीं कुछ नहीं। एक बार जुगाड़ लाना, एक सवाल, जुगाड़ पे भी जुगाड़ मत लगा। डोंट ट्राई टू बी ओवर इंटेलिजेंट, शॉर्टकट पसंद नहीं। ऐसे में अक्सर ये जो भी जब भी मिलते हैं, ऐसे में एक शब्द में ऐसा कहता है, ये हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून है, और ये एक रोप है, रस्सी है, और यहाँ पर एक आदमी उससे लटक रहा है, इसका माध्यम कैपिटल। ये सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में है और जरूर इसका कॉम पहले रेस्ट पर। कहता भी आदमी अब रस्सी पकड़ के ऊपर जाता है, तो तुम सोचोगे यार ऐसा कैसे, क्या कर कैसे जा रहा होगा, तुम्हें थोड़ी ना जाना। तुम ज्यादा इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? जरूर तुम्हें पता है फाइनली ये थोड़ा नीचे आएगा, ये थोड़ा ऊपर उठेगा, फाइनली दे विल मीट एट कॉम। कि सर जब ये मिलेंगे तो आदमी ने कितनी दूरी तय कर ली,
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसे विजुअलाइज नहीं करना है। भाई बोल रहा है पड़ोसी की ये, इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना आदमी का, डिस्टेंसमेंट का चाहिए ना, तो वहां से बोलो एड को डॉक्टर बना ली है। वहाँ पे तो अक्सर यही सब फॉर्मूला लगता है, अक्सर यही फॉर्मूला लगता है। इसमें प्रॉब्लम कब होती है? जब ये क्वेश्चन अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, देखिए, a man of mass 80 kg, a man of mass 80 kg is standing in a trolley of mass 320 kg, of mass 320 kg on frictionless rates. The man starts moving in the trolley. The man starts moving inside the trolley with a velocity of 1 meter per second. पहले सारा सिस्टम रेस्ट पे था. Man starts moving in the trolley with a speed of 1 meter per second. Full stop. Find the change in position of com. Find the change in position of com after 4 seconds. Find change in position of the com after 4 seconds. What is the answer? Answer is 0. लिखो. जब इंटरनली है ना जो भैया, आदमी बैठे कूदे कूदे नाचे, तुमको क्या, सब इंटरनली है ना जो भी है. बाहर से फोर्स आया क्या, फिर लिख लीजिए. इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, पोजीशन ऑफ कॉम remains fixed in space. हाँ, अगर चाहें तो फिर आप पूछ तो सकते हैं. चलो लिखिए मैंने, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली. पहले मैंने लिखा कि वेलोसिटी शायद 1 इक्वल टू 80 प्लस 320 टू बी है. आदमी आदमी 80 का आगे जा रहा है, ये -0.2 कम कर रहा था. सिस्टम का मोमेंट पहले 0 था, बाद में 0 है. ये सब तो मैं नहीं सीखना था बहुत चीज, नहीं तो जो सवाल तुमसे बनते हैं वो भी गलत होने लगे. तो आदमी आगे जाएगा तो पूरा सिस्टम पीछे आएगा ना, आदमी आगे जाएगा तो पूरा सिस्टम पीछे आएगा. इसलिए मैंने ये मास लिया है. तुमको समझ में नहीं आएगा कि कब टोटल मास लेना है, कब खाली 320 लेना है. इसको नहीं सीखना तो मत सीख. फिर इससे इसकी वेलोसिटी आती है. और इसमें फिर अगला पार्ट लिख ही देते हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन with respect to ground.
बंद वेलोसिटी उसमें फॉरवर्ड थी -0.2, दैट विल 1 -0.2 इक्वल टू 0.8 फॉरवर्ड। और लास्ट पार्ट है इसका, by displacement of man, by displacement of the man with respect to ground, displacement of the man with respect to ground in 4 seconds. Displacement and velocity to time है, तो 4 into 0.8, तो 3.2। उसकी आपने वेलोसिटी निकाली ली, भाई एक्चुअली पूरा आदमी ट्रॉली, अगर आदमी से ट्रॉली को देखे तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वो 4 मीटर आगे है, और पूरी ट्रॉली 0.8 मीटर पीछे आ गई। जमीन पे एक रुमाल छोड़ के गया था वो, तो जमीन आप उस रुमाल को देख सकता है, उसके रिस्पेक्ट में वो 3.2 मीटर आगे। ऐसा लिख सकते हैं चलिए कि वेन with respect to trolley the man moves 4 meter forward। ये तो सब कांस्टेंट वेलोसिटी के सिंपल न्यूमेरिकल है। with respect to constant velocity, with respect to trolley the man moves 4 meter forward, but the trolley as a whole, but the trolley as a whole comes 0.8 meter backward। वो आगे क्या एक्शन है, रिएक्शन के रूप में ट्रॉली पीछे आएगी। so the resultant displacement of the man with respect to ground, resultant displacement of the man with respect to ground is 4 minus 0.8। resultant displacement of the man with respect to ground is 4 minus 0.8। ये सारे सवाल आपसे कभी पेपर में नहीं बनेंगे, इन्हीं के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं। इसी के लिए हम अब डेरिवेशन नहीं कर रहे थे। मैन ऑन प्लैंक, कहता है एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, आइस वाइस है, उसके ऊपर ये प्लैंक है, प्लैंक की लेंथ एल है, और उसके ऊपर मैन यहाँ खड़ा है। इससे डायरेक्ट हो जाएगा। ये सारे सवाल उस मेथड से मत करना जो अभी हमने पढ़ा है, उसे मत करना, इससे बन जाएंगे आपके मस्त। तो यही होगा जब आदमी आज ये भी डायग्राम बना लिया आपने, तो इससे मैन मूव्स टू द अदर ऑफ द प्लैंक, मैन मूव्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। भाई ये इस पूरे सिस्टम का मालिक है कौन? तो मैन जब आगे तो प्लैंक पीछे आएगा, मैन आगे गया तो प्लैंक पीछे आएगा। सपोज ये डिस्टेंस एक्स है, अब मैन यहाँ आ गया, मैन का मास स्मॉल है और प्लैंक का मास कैपिटल है। प्लैंक का सेंटर पहले यहाँ था, अभी प्लैंक का सेंटर के यहाँ जाएगा, ये मैन का मास है। ये प्लैंक को भी एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना पड़ेगा ना, प्लैंक को भी एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अब कॉम के रिस्पेक्ट में जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कॉम के रिस्पेक्ट में, मुझे उनका m1 x1 m2 x2 करना है। अगर बेसिक से करूँ उतना सा डेरिवेशन भी मैं नहीं करता, मुझे कॉम के रिस्पेक्ट में m प्लस कैपिटल M इंटू डेल्टा एक्स प्लैंक, तो जीरो से इक्वेट करना। मैं ये वाला डेरिवेशन नहीं कर रहा था, नहीं तो ये तुम्हें सवाल कठिन लगने लगा, तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर दे, सीधे आंसर दे रहा हूँ। और वो ये है
डेल्टा एक्स में या एक्स में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्स एम जी लिख देता हूँ। मैन का ग्राउंड में रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास तो कर ही लोगे। ये तो हमारा फॉर्मूला था ही पहले। इनटू यहाँ ये जो टर्म आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ये वाला अगर प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, प्लैंक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चल, तो अगर पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास दोनों के बीच का रहेगा, ये हमेशा कंप्लीट रहेगा। इसको ध्यान दो तुमको। भाई वैसे भी पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास करते थे। अब मैन का डिस्टेंस, मैन को तो ये लग रहा है मैं तो यहाँ था और यहाँ आ गया, तो मैन को तो ये लग रहा है प्लैंक के रिस्पेक्ट में से पूरा डिस्टेंस एल ट्रेवल किया। अब ये मैं टोटल ये डिस्टेंस टोटल लेता हूँ। तो सब छोड़ दो, प्लैंक के सवाल वैसे नीट के लेवल के बाहर है और मेरे ख्याल से तो आज तक भी नहीं आया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो सवाल अभी अभी हमने किया ट्रॉली वाला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना होता, तो मास ऑफ द ट्रॉली अपॉन टोटल मास हो जाता है इनटू टोटल, तो 4 आता शायद। उसकी वेलोसिटी तो 1 थी ना, तो मास ऑफ द ट्रॉली 320। तो ऐसा क्यों कर दिया? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 3.2 आ गया ना भाई, डेरिवेटिव सब हो गया ना, आंसर आ रहा है ना। देखो एक सवाल ये मिलता है मैं आदमी पे लटका हुआ और ये अलग नीचे ये दोनों इसका पार्ट नहीं, इसका पार्ट नहीं है। तो ये बोलते थे इसका निकालना है तो पड़ोसी का मास और टोटल मास इनको ये भी जो टोटल डिस्टेंस है, अभी भी वही कुछ करते हैं। ये तो हमेशा टोटल डिस्टेंस ही रहता है, काहे को दिमाग लगा, दिमाग मत लगाओ इसमें। सवाल होते हैं प्रॉब्लम। ये मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग बहुत है, आसान बहुत है, क्योंकि जुगाड़ का मेथड लग रहा है पर नीट में कभी आया नहीं है ज्यादा। एक आध बार कभी शायद आया हो तो आया हो, ये तो कभी नहीं है। ये तो बिना बैंक, यहाँ पे एक बोर्ड, ये कुछ डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये पक्का मैन करा है बोर्ड उधर भी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोर्ड रिस्पेक्ट टू शो, ये तो फिक्स है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू शो इज मैन का मास अपॉन मैन का मास प्लस बोर्ड का मास इनटू ये ले, बस। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखो, वो यहाँ से यहाँ आया ना, तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आया। वो इधर आया कि बोट उधर गए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू शोर आएगा पड़ोसी का मास यानी मैन का मास अपॉन टोटल मास इनटू ये, जैसे ये वाला तो हमेशा लिखते हैं आपस में, मैन का और बोट का आपस में डिस्प्लेसमेंट है, तो कभी लड़ाई का विषय है ही नहीं, पहले भी नहीं था आज भी नहीं। बस सवाल में थोड़ा गंदा कमीनापन मिल क्या कर रहे थे, अब बोलते हैं बोट का नया डिस्टेंस बताओ शोर से, तो तुम एक्स प्लस ये और निकाल ऐड करना, और सवाल का लेवल बढ़ गया। पर मैं फालतू में ही करा रहा हूँ ये नीट में आज तक आए तो नहीं। हालांकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर, आदमी जब यहाँ आए तो बोट उधर के, तो आदमी को तो लग रहा है मैंने एल ट्रेवल किया, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसने एक्चुअली इतना ट्रेवल किया बोट में। अगर बोट आदमी ने चाहिए, आदमी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया शोर के रिस्पेक्ट में, तो किसी भी फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो बोट का मास अपॉन टोटल मास इनटू द आपस में डिस्प्लेसमेंट जो बोट की लेंथ दी होती है, जो डिस्टेंस दिया उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तुम तो बस अभी इतना ही निकालना सीख लो, जरूरत पड़ेगी तो डाउट्स में अपन बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास में
सेंटर ऑफ मास में बस यही सीखो कि भाई किसी में भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक तो सेंटर ऑफ मास में तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास में चाहिए, कि बोट में चाहिए, कि मेन में चाहिए। सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि सब इंटरनल फोर्सेस है। 4 सेकंड बाद कहेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो वही है जहाँ था। बोट में मांगेगा या मेन में मांगेगा तो हम निकाल देंगे, आंसर में आता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इनटू जो भी एक डिस्टेंस मीटर में दिया, जो भी एक दिया, दिमाग कहीं नहीं लगा। चाहे एक ऐसा भी सवाल हो, ये हॉट एंड कोल्ड वाला सवाल भी हो, तो जो भी लेंथ दी थी वही यहाँ डाल देते ना। हमें जो भी एक बोट की लेंथ दी है, इसने प्लैंक की लेंथ दी है, जो भी दिया है, प्लैंक की लेंथ दी है या बोट की लेंथ दी है, जो भी दिया वही है डले। तो इन मेथड से कोई चेंज आई। पर ट्रॉली वाला सवाल फिर भी गंदा था, वो भी खैर इससे कुछ तो हो ही रहा है थोड़ा बहुत। प्रॉब्लम तब आती है जब वो पूछते हैं कि फ्लोर की डिस्टेंस, फ्लोर से बोट का नया डिस्टेंस बताओ, तो एक स्टेप और लगना पड़ता है। तो तुम अभी तो खाली यही लिखा दो कि किसी एक में, ये ध्यान से देखना, मुझे तो उम्मीद ये है जो सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट पूछे तो वो तो मोस्टली जीरो ही या तो बोलेगा सेंटर मास की पहले वेलोसिटी इतनी थी, फिर इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे हैं, खाली एक्सटर्नल नहीं काम कर रहे हैं। अब बोलेगा सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट बता, अब जीरो नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन लिखो जरा एक बार, लिखो ये इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 4 मीटर पर सेकंड, किसी कारण से रही होगी, हमें क्या करना, कैसे रही हमें मतलब नहीं है। एंड नाउ both the particles come towards each other या go away from each other, due to repulsion. Both the particles go away from each other due to repulsion। और डेटा और बहुत सारा दे दिया उन्होंने कचरा। अब कहते हैं फाइंड द चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 4 सेकंड्स। फाइंड चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 4 सेकंड। तो सेंटर ऑफ मास की अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बाद में भी रहेगी, तो फिर 4 × 4 जो भी, हाँ भाई मैंने लिखवाया था कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सब लिखवाया है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी हो और इंटरनल फोर्सेस दी हो, तो बस सेंटर मास की वेलोसिटी चेंज करेगी, ये पक्का इसका न्यूमेरिकल आएगा। क्योंकि देखने में बहुत गंदा न्यूमेरिकल होता है और सॉल्व करने में छोटा। ऐसे ही सवाल इन्हें देने, जो जाने पहचाने सवाल होंगे ना, जो फंसेंगे ना जाने पहचाने, उनमें सिली मिस्टेक कराएंगे। और सेंटर मास का आज तक जब भी जवाब आया, क्वेश्चन आया, इसका आंसर हमेशा जीरो आया। हम तो यही पढ़ाते हैं कि सेंटर मास का सवाल आया और एक जीरो ऑप्शन हो तो जीरो मार देना। पर अब जमाना बदल भी रहा है, बहुत हो गया ये सवाल कि सेंटर मास की पोजीशन में क्या चेंज। मेन की पोजीशन में चेंज मांगेगा तो मैं मांगूंगा पड़ोसी का मास और टोटल मास इनटू जो भी एल दिया है, जब प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर मास की पोजीशन में चेंज मांगता था तो हम जीरो बोलते थे, और हो सकता है वो भी आ जाए। डिपेंड करता है सेंटर मास की पहले कोई वेलोसिटी है या नहीं है। सवाल अगर ढंग से पढ़ लोगे तो ये तो पके पकाए नंबर देके जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी ना देगा ये, बहुत ज्यादा आसान चल जाएगा। और फाइनली हेडिंग तो कीजिए, बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन मिड एयर। बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन मिड एयर। तो मैं तो यही कहता हूँ, यही बॉम्ब का एक्सप्लोजन, मेरे प्रोजेक्टाइल की तरफ फायर किया था। तो आपको ये बताना है कि बॉम्ब के एक्सप्लोजन को लिख दीजिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो, नंबर 2 वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नंबर 3 random and may fall on my head। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, पहला तो है जीरो, दूसरा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और तीसरा है कि हमारी खोपड़ी में घुस जाएगा, अंदर से नाक के अंदर घुस जाए।
भाई उस पे एक फोर्स पहले जो काम कर रहा था ना वही अभी भी है, और वो है mg। और एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ लिख लीजिए। द फोर्स acting on form before and after is mg vertically down। पहले भी वर्टिकली डाउन था, अभी भी वर्टिकली डाउन। और जब फोर्स होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए आंसर है वर्टिकली डाउन। ये चैप्टर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी हो रहा है ना, तो रिस्की भी है, और इंटरेस्टिंग बहुत है। इसका सवाल जरूर कर लें। 25-30 सवाल भी कर लिया ना तो एकदम से बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। भाई इसमें क्या होता है, मेन बात यह है कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो पहले था वही बाद में, कोई नया फोर्स तो आया नहीं। ऐसा लिख दीजिए, देयर इज नो न्यू फोर्स। मोशन ऑफ फॉर्म विल बी अनचेंज्ड। तो मोशन ऑफ लिख दीजिए, फ्रैगमेंट्स विल फॉलो डिफरेंट पैराबोलिक पाथ्स। देखो, fragments will follow different parabolic paths, but the form of these fragments, but the form of these fragments will follow will follow the path of will follow the path of unexploded bomb। Unexploded bomb जहाँ जाता, अभी ये यहाँ है, क्योंकि इनका फॉर्म वही इसी रास्ते पर रहेगा। ये यहाँ है, क्योंकि इनका फॉर्म यही रहेगा। और फाइनली ये यहाँ है और ये यहाँ, और इनका फॉर्म यही रहेगा। ये M1 है, ये X1 है, ये M2 है, टू है। और मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट है ये 5 स्टार मूवी जिस बात है, फ्यूचर मेडिकल यहीं से आने वाला है। यहाँ मैं बोलता हूँ 2 पार्ट्स में टूटा। This point of breaks in 2 parts, 2 equal parts, जरूरी नहीं एक एम बाई 2 एम। और सपोज ये ऐसे ही मैंने बता दूं कि वर्टिकली डाउनवर्ड से तो दूसरा पार्ट कहाँ, ये पूरा डिस्टेंस आर। सपोज M/3 वाला यहाँ गिर गया, तो 2M/3 वाला कहाँ गिरेगा, ये रेंज है, प्रोजेक्टाइल की रेंज। भाई ये फॉर्म है, ये डिस्टेंस r/2 है, M/3 इंटू r/2, 2M/3 इंटू x, x निकला है। वो बात सवाल में ध्यान देनी पड़ती है, आपने अच्छी बात कही है, सही बात है। अभी तो मैंने कॉम्प्लेट डिस्टेंस निकाला है। वो यहाँ से भी मांग सकता है कि इनके दोनों में आपस में डिस्टेंस क्या है, वो यहाँ से भी मांग सकता है, वो ध्यान देना पड़ेगा बाद में। पहले तो खाली इतना ही पकड़ो कि भाई M1 X1 इस सवाल को कराने के लिए मैंने ये एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाला पढ़ा है, थियरी के लिए थोड़ी पढ़ा है। फिर चेक करना है कि डिस्टेंस मांगा कहाँ से, बॉम्ब से मांगा है या मास से मांगा है कि ओरिजिन से मांगा। यहाँ पर वो मिस कर जाते हैं हम लोग, इतना करने से खुश हो जाते हैं। तो फिर इतना अनिल रश होता है, एड्री अनिल रश, तो भूल ही जाते हैं करना क्या था। भाई तुम M1 X1 और M2 X2 करना, ये मत निकालना कि यहाँ वेलोसिटी निकाल रहे हैं फिर देखेंगे कि कहाँ कितना गिरेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन तो फिर यहाँ पे है ही। तुम कॉम के रिस्पेक्ट में M1 X1 और M2 X2 निकालना, फिर ध्यान से देखना कि अब मुझे इसकी दूरी
फॉर्म से निकालनी है कि इसकी दूरी एक पार्टिकल से निकालनी है कि इसकी दूरी ओरिजिन से निकालनी है? बस गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल in this chapter. Thank you so much for being so nice to me.